हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एचटीटी पीजीटी कॉमर्स 2026 एग्जाम पर बेस्ड मॉक टेस्ट का लास्ट पार्ट यानी पार्ट सी। दिस आल्सो कंसिस्ट ऑफ 30 क्वेश्चंस। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिए और कमेंट्स में अपना स्कोर शेयर करिए। So before we start, this is our upcoming courses on HTT PGT Commerce exams. For more details, you can visit our website or download our app. So let's start. Question number 1. Which of the following documents is also known as charter of a company defining its powers, objectives and relationship with the outside world? ये है आपके ऑप्शंस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका सही आंसर होगा बी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो एमओए कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, पावर्स और आउटसाइडर्स के साथ रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2. ट्रेड क्रेडिट इज द क्लासिक सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस और परमानेंट फाइनेंस। इसका सही आंसर है सी, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। सो ट्रेड क्रेडिट सप्लायर्स द्वारा दिया गया शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है जो करंट बिजनेस ऑपरेशंस को फाइनेंस करता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, जो स्टेटमेंट्स पर बेस्ड है। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है या कौन से गलत, या फिर दोनों सही है या दोनों गलत। सो स्टेटमेंट 1 कहता है सॉल्वेंसी रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्विस इट्स लॉन्ग टर्म डेट। स्टेटमेंट 2 कहता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो इसका सही आंसर होगा ए। सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म डेट रिपेमेंट एबिलिटी मेजर करता है, ये सही है। बट स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक एक्टिविटी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं। सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Moving on to question number 4, which is based on assertion and reason. We have to tell whether this reason is the correct explanation of assertion or not, or whether assertion or reason, which one is correct. So assertion says interest on debentures is paid even if a company makes a loss. Reason is debenture interest is a charge against profit and not an appropriation of profit. इसका सही आंसर है A. Assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of assertion. So डिबेंचर इंटरेस्ट कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही पड़ता है क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of an owned fund for a business enterprise? ऑप्शन है डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, रिटेन अर्निंग्स या फिर कमर्शियल बैंक नोट्स। करेक्ट आंसर इज सी, रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स कंपनी के इंटरनली जनरेटेड फंड्स होते हैं, ये ओनर्स के फंड्स का पार्ट माना जाता है। अगला सवाल है द बैलेंस रिमेनिंग इन द फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू द जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। करेक्ट आंसर इज बी, कैपिटल रिजर्व। सो रीइश्यू के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, which document acts as an open invitation to the public to subscribe to the capital of a public company? ये है आपके ऑप्शंस, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। इसका सही आंसर है बी, प्रोस्पेक्टस। सो प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी द्वारा इश्यू किया जाता है ताकि पब्लिक शेयर्स परचेस कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर AS3, cash receipt from the sale of a patent or copyright falls under which activity? आपके ऑप्शंस है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फिर मिसलेनियस
activity. Right answer is C, investing activity. पेटेंट और कॉपीराइट लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, इनकी सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आती है. क्वेश्चन नंबर 9. Interest on debentures is treated as an appropriation of profit, charge against profit, direct operating expense या फिर capital adjustment. सही आंसर है बी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. सो ये कंपनी की फिक्स ऑब्लिगेशन है और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले पे किया जाता है. अगला सवाल है, as per companies act, securities premium money cannot be used for which of the following purposes? Options है writing of preliminary expenses, issuing fully paid bonus shares, declaring and paying dividends to shareholders, या फिर buying back its own shares. सही जवाब है सी. सो सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही अलाउड है, डिविडेंड पेमेंट के लिए यूज नहीं किया जा सकता. क्वेश्चन नंबर 11. Which chart type is best suited for showing the composition of total sales by different product categories as parts of a whole? Options are line chart, bar diagram, pie chart और scatter plot. Correct answer is C, pie chart. पाई चार्ट टोटल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके कॉम्पोजिशन शो करता है. क्वेश्चन नंबर 12. 500 shares of rupees 10 each on which 8 was called and 5 was paid are forfeited. Out of this, 300 shares are reissued for 9 per share as fully paid up. What amount is transferred to the capital reserve? 1500, 1200, 1000 या फिर 2500. ट्राई करिए. So first we have to find out the amount that is forfeited on reissued shares. For this we have to take the shares which are reissued, that is 300 shares, multiplied by the amount paid per share, that is 5 was paid. So 300 into 5, we are getting rupees 1500. Then secondly, we have to find out the discount on reissue. To find the discount, what we have to take is, we have to take the face value per share and from that we have to minus the reissue price per share. So face value is 10. So 10 minus the reissue price which is rupees 9. So 10 minus 9 is rupee 1. So total discount will be, total discount on reissue will be 300, that is the 300 shares which are reissued into rupee 1. So total discount on reissue will be rupees 300. And third, finally we are going to find out how much amount will be transferred to capital reserve. So capital reserve में जाएगा forfeited amount on the reissued shares minus the reissue discount. इतना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा. So forfeited amount on reissued shares is 1500, which we found in our step 1, minus reissued discount which we found out in step 2 is 300. So 1500 minus 300 is rupees 1200. This much amount will go to capital reserve. So answer is B. Question
Question number 13. A company has a debt to equity ratio of 2:1. If it issues further equity shares for cash, the ratio will be increase, decrease, remain unchanged, become 0. सही आंसर होगा बी, डिक्रीज. सो इक्विटी इंक्रीज होगी और डेट सेम रहेगा, इसलिए डेट इक्विटी रेशियो डिक्रीज हो जाएगा. Question number 14. Which of the following is part of uncalled capital that is decided to be called up only at the time of winding up of the company? Options है कैपिटल रिजर्व, रिजर्व कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल या फिर इशूड कैपिटल. इसका सही आंसर होगा पी, रिजर्व कैपिटल. सो रिजर्व कैपिटल वो अनकॉल्ड कैपिटल है जो सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम कॉल किया जाता है. अगला सवाल है कैपिटल गियरिंग रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फिक्स कॉस्ट बेयरिंग फंड्स, बी फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, सी नेट प्रॉफिट्स एंड सेल्स या फिर डी टोटल डेट एंड टोटल एसेट्स. सही आंसर है ए, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फिक्स कॉस्ट बेयरिंग फंड्स. सो ये रेशियो इक्विटी कैपिटल और फिक्स इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड बेयरिंग फंड्स के रिलेशनशिप को शो करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन assertion रीजन. आपको बताना है whether the reason is the correct explanation of assertion or not, या फिर कौन सा सही है, assertion या reason. Assertion is the liquid ratio is a more reliable short-term liquidity measure than the current ratio. Reason says the liquid ratio excludes inventories and prepaids to focus on quick assets. सही आंसर होगा ए, दोनों ही सही है और रीजन एकदम परफेक्ट है. सो लिक्विड रेशियो इन्वेंटरीज को एक्सक्लूड करता है, इसलिए शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का बेटर मेजर माना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Adjusting entries passed at the end of the accounting period in CAS, that is computerized accounting system, are crucial for matching which conceptual framework. ये है आपके ऑप्शंस. कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट प्रिंसिपल या फिर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. करेक्ट आंसर इज बी, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. सो एडजस्टिंग एंट्रीज इनकम और एक्सपेंसेस को करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज करने के लिए पास की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A firm's current ratio is 2.5:1 and its quick ratio is 1.2:1. If the total current liabilities are 2 lakhs, what is the value of the inventory? 2 lakh 40, 2 lakh 60, 5 lakh या फिर 1 lakh 30. ट्राई करिए, बहुत इजी सवाल है. इतना है कि आपको रेशियोज पता होने चाहिए कैसे निकालना है. सो फर्स्ट स्टेप, first we'll calculate the current assets. For that what we'll do is we'll take the current ratio, that is current ratio is equal to current assets upon current liabilities. एकदम सिंपल रेशियो है. सो करंट रेशियो हमें पता है, that is 2.5:1, that means 2.5. करंट एसेट्स हमें पता नहीं है, करंट लाइबिलिटीज 2 lakhs है. So if you simplify, you will get current assets as 2.5 into 2 lakh, that is 5 lakh. Then second step, calculate quick assets. क्योंकि quick ratio दिया गया है, so with the help of quick ratio we can find out the quick assets. So quick assets find करने के लिए let's take quick ratio which is equal to quick assets upon current liabilities. Quick ratio is 1.2:1 यानी 1.2. क्विक एसेट्स हमें पता नहीं है, करंट लाइबिलिटीज हमें पता है, that is 2 lakhs. So quick assets will be 2 lakhs into 1.2, that is 2,40,000. Now it is easy to find out inventory.
क्योंकि इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, ओके, विच इज इक्वल टू करंट एसेट्स है 5 लाख और क्विक एसेट्स है 2,40,000। सो इन्वेंट्री हो गया 2,60,000. So this is the answer. So B is the answer. Next question, which is also on calculating ratio. Total assets of a company are 15 lakhs and its total debts, that is external liabilities, are rupees 10 lakhs. If current liabilities are rupees 2 lakhs, calculate the debt to equity ratio. और ये है आपके ऑप्शंस 2:1, 1.6:1, 1.5:1 या फिर 0.66:1. सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है. सो डेट टू इक्विटी रेशियो है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी. ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए. नाउ यहाँ पर हमें लॉन्ग टर्म डेट भी पता नहीं है और शेयर होल्डर्स इक्विटी भी पता नहीं है. सो वी विल बी फाइंडिंग बोथ. सो फर्स्ट लेट्स फाइंड लॉन्ग टर्म डेट which is equal to total debts minus current liabilities. So this is given. So total debts है 10 lakh और current liabilities है 2 lakh. So 10 lakhs minus 2 lakhs which is equal to 8 lakhs. Long term debt हमें मिल गया. Now let's find shareholders equity. So shareholders equity is equal to total assets minus total debts. So total assets हमें पता है it is 15 lakhs. So 15 lakhs minus total debts है 10 lakhs. So 15 lakhs minus 10 lakhs which is equal to 5 lakhs. चलिए अब हमें दोनों मिल गया, लॉन्ग टर्म डेट भी मिल गया, शेयर होल्डर्स इक्विटी भी मिल गया. अब ये दोनों हम डेट टू इक्विटी रेशियो में डालेंगे और आंसर फाइंड करेंगे. डेट टू इक्विटी रेशियो will be long term debt is 8 lakh और shareholders equity is 5 lakhs. So answer is 8/5 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.6 यानी 5 के टेबल में डालेंगे तो. So that means the ratio is 1.6:1. That is the meaning of that. So answer is B. क्वेश्चन नंबर 20 बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत या फिर दोनों सही है या दोनों गलत. स्टेटमेंट 1 कहता है अंडर द MSMED एक्ट 2006 द क्लासिफिकेशन ऑफ MSMEs इज नाउ बेस्ड ऑन अ कंपोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर. स्टेटमेंट 2 कहता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लाइक पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर टेंजिबल एसेट्स फॉर अ बिजनेस. सही आंसर है ए. सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही सही है क्योंकि MSME क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों पर बेस्ड है. स्टेटमेंट 2 गलत है क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPRs इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, टेंजिबल नहीं. तो सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द पेयर्स. आपको IPR मैच करना है उनके कोर कॉन्सेप्ट से. IPR है पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट और कोर कॉन्सेप्ट या उनका फोकस है लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क्स, न्यू इन्वेंटरीज या फिर ब्रांड आइडेंटिटी या लोगोस. सो लेट्स मैच इट. पेटेंट होगा इन्वेंशन पर बेस्ड क्योंकि पेटेंट का मेन फोकस होता है न्यू इन्वेंशन. ट्रेडमार्क का मेन फोकस होगा ब्रांड आइडेंटिटी एंड लोगोस
और फाइनली बचा है कॉपीराइट, इसका मेन फोकस होगा लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क्स। सो A2, B3 एंड C1। सो देखते हैं किस ऑप्शन में, यहाँ पर तो नहीं है। A2, B3, C1, so B is the answer. Next question. Dumping refers to reducing tariffs, sale of goods abroad at a lower price below their cost and price in their home market, buying goods at lower prices abroad and selling at higher prices locally, या फिर expensive goods selling for low prices. Correct answer is B. डंपिंग जो होता है ये इंटरनेशनल ट्रेड में अनफेयर प्राइसिंग प्रैक्टिस मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर पैकेजेस डेवलप्ड to meet the highly unique requirements of a large scale complex enterprise are called generic software, specific software, tailored या फिर customized software, या D out of box software. करेक्ट आंसर इज सी, टेलर्ड या फिर कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। सो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर डेवलप किए जाते हैं। अगला सवाल है, विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रिप्लेस द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जिसे हम गेट कहते हैं। ऑप्शन है IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO या फिर UNCTAD। करेक्ट आंसर इज सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में WTO ने गेट को रिप्लेस किया और ग्लोबल ट्रेड रेगुलेशन का रोल संभाला। क्वेश्चन नंबर 25, which intermediary acts as a link directly between wholesalers and the final consumers? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये आपके ऑप्शंस मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, ब्रोकर या फिर कमीशन एजेंट। सही जवाब है बी, रिटेलर। सो रिटेलर जो होता है वो फाइनल कंज्यूमर्स को डायरेक्टली गुड्स सेल करता है। अगला सवाल है, एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ग्रांटेड टू प्रोटेक्ट अ नोवेल यूजफुल इन्वेंशन एंड इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इज कॉल्ड अ ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट या फिर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। राइट आंसर इज सी, पेटेंट। पेटेंट जो होता है वो इन्वेंटर को लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। Moving on to question number 27. A primary objective of International Monetary Fund, that is IMF, is to, options है, finance long-term infrastructure projects in developing nations, promote short to medium-term balance of payment stability, regulate global intellectual property rules, या फिर D, standardize environmental laws across borders। सही आंसर होगा बी। सो IMF कंट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 28, when an exporter requests a guarantee of payment from the importer's bank before shipping goods, the document issued is called a bill of lading, letter of credit, shipping bill या फिर साइड ड्राफ्ट। एंड द राइट आंसर इज बी, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्टर के बैंक की पेमेंट गारंटी होती है। क्वेश्चन नंबर 29, under the Consumer Protection Act with amendments up to 2019, a complaint can be filed in the district commission if the value of goods or services paid does not exceed 20 lakhs, 50 lakhs, 1 crore या फिर 10 crores। इसका सही आंसर होगा सी, 50 lakhs। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट कमीशन
स्पेसिफाइड मॉनेटरी लिमिट तक कंप्लेंट्स हियर कर सकती है। और आपका आखिरी सवाल है स्टेटमेंट पर बेस्ड, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा गलत, या फिर दोनों सही है या दोनों गलत। स्टेटमेंट 1 कहता है एज पर 2019 amendment the Central Consumer Protection Authority was established to promote and enforce the rights of consumers. Statement 2 कहता है e-commerce transactions are now specifically covered under the Consumer Protection Act 2019. So इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। सीसीपीए कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट करती है और ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के स्कोप में आती है। दैट्स ऑल। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये मॉक टेस्ट? आई होप आप सबका स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा। फाइनली हमने एचटीटी पीजीटी एग्जाम के पूरे सिलेबस की मॉक टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर ली है। आई एम श्योर इन टेस्ट से आपकी प्रिपरेशन को एक बड़ा बूस्ट मिला होगा। आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और हमारी फ्री ऐप भी डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच।